नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या जैश ए मोहम्मद दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहा है? क्योंकि 2 आतंकी जैश ए मोहम्मद के गिरफ्तार किए गए हैं और फिर साजिश का पूरा ताना बाना खुल रहा है। दिल्ली को दहलाने की जो ये साजिश थी, फिलहाल पुलिस उसे डिकोड कर रही है। दिल्ली में जैश ए मोहम्मद की साजिश, दिल्ली को दहलाने का आतंकी प्लान, आतंकियों के निशाने पर राजधानी दिल्ली, दिल्ली में आतंकी साजिश नाकाम। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने तो दिल्ली को दहलाने का पूरा प्लान तैयार कर रखा था। जैश के आतंकी दिल्ली में दाखिल भी हो गए थे। ये दिल्ली के अमन में आग लगाने की साजिश रच रहे थे। इनकी साजिश अगर कामयाब होती तो दिल्ली की फिजाओं में आतंक का बारूद भर गया होता। जो षड्यंत्र इन आतंकियों ने रचा था, अगर वो उस पर अमल कर पाते तो दिल्ली दहल उठती। लेकिन इससे पहले कि ये अपने आतंकी प्लान को हकीकत की सरजमी पर उतारने में कामयाब हो पाते, ये आतंकी दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इन्हीं 2 जैश के आतंकियों को गिरफ्तार किया। आप देख पा रहे हैं, जिसमें एक शख्स का नाम लतीफ है, दूसरे का नाम अशरफ है। दोनों को दिल्ली के सराय काले खां इलाके से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल स्पेशल सेल को एक इनपुट मिला था जिसके आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है, जिसमें दोनों ही ये जो शख्स है ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, मैं आपको बता दूं। और फिलहाल स्पेशल सेल के दफ्तर में ये दोनों हैं और यहां से इनको अब ले जाया जा रहा है, जहां पर जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम है वो इनसे पूछताछ करेगी। इनके पास से ऑटोमेटिक वेपन्स वो भी रिकवर हुआ है, जिससे पता चल रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली में ये किसी नामचीन शख्स को टारगेट किलिंग करने वाले थे। इसके अलावा दिल्ली में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इन दोनों आतंकियों को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने सराय काले खां के मिलेनियम पार्क के इलाके से पकड़ा है। ये दोनों आतंकी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। एक का नाम है अब्दुल लतीफ मीर, उसकी उम्र 22 साल है। अब्दुल लतीफ मीर बारामूला के डोरू गांव का रहने वाला है, जबकि दूसरा है अशरफ खटाना, जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल है। अशरफ खटाना कुपवाड़ा जिले के हाटमुल्ला गांव का रहने वाला है। इनके पास से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। जो लतीफ है जो कि जम्मू कश्मीर के बारामूला का रहने वाला है, अशरफ कुपवाड़ा का रहने वाला है। दोनों से पूछताछ चल रही है। पूछताछ में दोनों ने खुलासा किया है कि पहले कुपवाड़ा के रास्ते ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जाना चाहते थे, पीओके जाना चाहते थे, लेकिन आर्मी की भारी तैनाती की वजह से वो नाकाम रहे। उसके बाद वो दिल्ली दोनों आए हैं। यहाँ पर बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद नेपाल के रास्ते पीओके जाना चाहते थे, लेकिन एक बड़ी साजिश को स्पेशल सेल ने नाकाम किया है। फिलहाल दोनों से स्पेशल सेल के इस दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को इन दोनों आतंकियों के बारे में टिप्स मिली थी, जिसके बाद सोमवार की रात पुलिस ने मिलेनियम पार्क के पास अपना जाल बिछा रखा था। जैसे ही ये दोनों वहां पहुंचे, स्पेशल सेल की टीम ने इन्हें दबोच लिया। पाकिस्तानी सेना ने दीपावली से ठीक पहले बॉर्डर पर बड़े पैमाने पर गोलीबारी की थी। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी सेना के कई ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया था। दरअसल इस गोलीबारी के बीच पाकिस्तानी सेना आतंकियों की भारत में घुसपैठ कराना चाहती थी। जैश ए मोहम्मद पाकिस्तानी सेना के मिले भगत से भारत में आतंकी साजिश रच रहा है। ये तो दिवाली से पहले के धमाकों से ही साफ हो गया था, लेकिन जैश ने अपने आतंकी दिल्ली तक भेज दिए। इसका खुलासा तो इन दिनों आतंकियों के पकड़े जाने के बाद हुआ। कहीं न कहीं जो जेईएम है, जैश ए मोहम्मद है, उसने एजेंसीज को कहीं न कहीं कंफ्यूज करने की कोशिश की है, क्योंकि अमूमन दिल्ली में देखा गया है कि दिवाली के मौके पर ही टेरर स्ट्राइक होता है, लेकिन दिवाली के मौके पर काफी ज्यादा हाई अलर्ट था दिल्ली में। इस वजह से दिवाली के बाद का ये प्लान था, तो एजेंसी को कंफ्यूज करने की, चकमा देने की कोशिश थी। लेकिन स्पेशल इनपुट के बाद मिलेनियम पार्क सराय काले खां के पास से इनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इस नेटवर्क से और भी कई लोग जुड़े हो सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है।
देश की खुफिया एजेंसियों ने इस महीने की शुरुआत में ही देश के बड़े शहरों में आतंकी हमले की आशंका जाहिर की थी। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने आतंकी खतरे का अलर्ट जारी किया था। इंटेलिजेंस के इनपुट में कहा गया था कि इन आतंकियों के निशाने पर विदेशी मूवमेंट वाले इलाके हैं। इसके अलावा विदेशी दूतावास, चर्च, दूसरे धार्मिक स्थल और बड़े होटल भी आतंकियों के निशाने पर हो सकते हैं। इसके बाद से ही दिल्ली की सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी और सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी थी। यही वजह है कि पुख्ता इनपुट मिलने के बाद इन दोनों आतंकियों को स्पेशल सेल ने धर दबोचा। इन आतंकियों से पूछताछ में इनके एक व्हाट्सएप ग्रुप का पता चला है। इस ग्रुप में एक पाकिस्तानी भी जुड़ा हुआ है। ये दोनों इस पाकिस्तानी हैंडलर के इशारों पर काम कर रहे थे। ये दोनों आतंकी सोशल मीडिया के जरिए आतंकी गुट में शामिल हुए थे। ये दोनों जैश चीफ मौलाना मसूद अजहर को फॉलो करते हैं। सोशल मीडिया पर लगातार मसूद के बयान, उससे जुड़े पोस्ट भी डाला करते थे। इन व्हाट्सएप ग्रुप में कई आतंकियों के वीडियो भी मिले हैं। पुलिस इनके मोबाइल खंगाल रही है। ये भी पता चला है कि इनके नेटवर्क से और लोग भी जुड़े हो सकते हैं। इन दोनों आतंकवादी से पूछताछ में पता चला है कि दिल्ली में वारदात को अंजाम देने के बाद ये नेपाल के रास्ते पीओके जाने का प्लान बना चुके थे। इससे पहले भी ये पाकिस्तान जाने की फिराक में थे, लेकिन हर बार इनकी कोशिश नाकाम हो गई थी। पूछताछ में पता चला है कि ये दोनों देवबंद भी गए थे और सहारनपुर में ठहरे भी थे। पुलिस अब इन आतंकियों के देवबंद कनेक्शन का पता लगा रही है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। बात अब शिवराज सरकार की, जो लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने जा रही है। संग्राम इस पर सियासी जरूर छिड़ गया है, लेकिन धर्मांतरण से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, जिसमें कानून दरअसल ऐसा बनेगा जिसमें अगर आप दोषी पाए जाते हैं लव जिहाद करने के, तो आपको 5 साल की सजा भी हो सकती है। पूरी सियासी लड़ाई छिड़ गई है इस पर, देखिए। इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लव जिहाद के खिलाफ कमर कस चुकी है। सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ कर दिया कि शादी को लेकर धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए सरकार अब कानून लाने जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2020 विधानसभा के इसी सत्र में पेश करेगी। ये कानून कितना सख्त होगा हम आपको बताते हैं। लव जिहाद के दोषी को 5 साल जेल की सजा होगी। लव जिहाद का केस गैर जमानती धाराओं के तहत दर्ज होगा। डराकर, बहलाकर, लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना भी अपराध होगा। लव जिहाद में साथ देने वालों को भी मुख्य अपराधी की तरह ही सजा मिलेगी। शादी के लिए धर्म परिवर्तन कराना भी अपराध माना जाएगा। दिक्कत यह है धोखेबाजों से, ऐसे लोग जो लालच देकर, प्रलोभन देकर, प्यार का झांसा देकर उन जीवन खराब कर देते हैं बच्चियों का। उनसे हमने देखा ना अभी हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की घटनाएं जिनमें हत्या तक हो गई। कई इस दंश से पीड़ित हैं इस देश के अंदर, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे लव जिहाद हो। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। लव जिहाद को लेकर हिंदुत्ववादी संगठनों और बीजेपी के कट्टरवादियों की त्योरियां चढ़ी रहती हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने इसको देखते हुए लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का फैसला किया है। कानून बेहद सख्त है, लेकिन इसमें भी कुछ पेंच है। लड़कियां अपनी इच्छा से धर्मांतरण करना चाहे तो वो कर सकती हैं। इसके लिए लड़की को 1 महीने पहले कलेक्टर के यहाँ आवेदन करना होगा। धर्म बदलकर शादी करने के लिए कलेक्टर के यहाँ आवेदन करना अनिवार्य होगा। बिना आवेदन के धर्मांतरण पर सख्त कार्रवाई होगी। नहीं, इसका कोई दुरुपयोग नहीं होगा, इसकी हम सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल इस तरह का नहीं होगा। पर जो लोग ये करेंगे, जो लोग छेड़छाड़ करेंगे, जो लोग बहकाएंगे, लालच देंगे, वो बख्शे भी नहीं जाएंगे। इस दोनों बातों की गारंटी है। ये बख्शे भी नहीं जाएंगे, फरेबी लोग, और सही लोग परेशान भी नहीं होंगे। मध्य प्रदेश के इस फैसले पर कांग्रेस में खलबली मच गई। कांग्रेस अब इस कानून के खिलाफ विधानसभा में विरोध करने की तैयारी कर ली है। मध्य प्रदेश कांग्रेस इस कानून को
असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश बता रही है। कोई भी लॉ किसी भी कानूनी दायरे में नहीं आ सकता। नहीं तो क्या समर्थन कर रही है कांग्रेस इसका या नहीं? मैंने कहा ना, ये भटकाने वाली बात है भारतीय जनता पार्टी की। इनके पास कोई मामला नहीं, क्यों इस तरह कोई शब्द है नहीं। लेकिन क्या ला रहे हैं उस पर विधानसभा में ठोस तरीके से गुण दोष के आधार पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के इस फैसले पर जहां बीजेपी बधाइयां दे रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है। मैं मध्य प्रदेश सरकार को इसके लिए बधाई देता हूं और निश्चित रूप से यह बहुत अच्छा काम हुआ है कि जो कानून बन गया है, और अन्य लोगों को भी इसका अनुपालन करना चाहिए। सबसे पहले तो लव जिहाद की परिभाषा क्या है? अगर इंटर रिलीजन लव जिहाद है तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले अपने उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने बीजेपी में रहते हुए लव जिहाद कर रखा है, तब दूसरों की बात करें। मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर हरियाणा, लव जिहाद को लेकर बीजेपी सरकारों का नजरिया एक ही है। 2 हफ्ते पहले ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद पर कानून की बात कही थी। योगी ने शादी के लिए धर्मांतरण करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा था कि जो लोग अपनी पहचान छिपाकर लड़कियों के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, उनका राम नाम सत्य होगा। हरियाणा सरकार भी लव जिहाद को लेकर सख्त है। चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। और ये लव जिहाद नाम की चीज पर कानून से या वैसे रोक लगाना अब लाजमी हो गया है। आदित्यनाथ जी ने ठीक बात कही है कि इसके लिए कानून लाया जाना चाहिए और इस लव जिहाद को, बच्चियों को बचाने के लिए इसको रोकना आवश्यक है। वैसे हम आपको बता दें कि धर्मांतरण को लेकर कई राज्यों में पहले से ही कानून बने हुए हैं। उड़ीसा में सबसे पहले धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया गया था। अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड में भी धर्मांतरण कानून लागू है। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी धर्मांतरण कानून लागू किए जा चुके हैं। लेकिन इन राज्यों में धर्मांतरण कानून किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं है, बल्कि यह कानून सभी धर्मों पर लागू होता है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद को लेकर अलग से धर्मांतरण कानून बनाना चाहती है। ये मामला कानूनी से ज्यादा सियासी है, क्योंकि अभी तक लव जिहाद की ऐसी कोई परिभाषा नहीं बनी है जिसे कानून भी मानता हो। ऐसे में लव जिहाद के खिलाफ कानून किस आधार पर बनेगा, किस आधार पर आरोप तय किए जाएंगे, अभी इस पर कोई स्पष्ट कानूनी राय सामने नहीं आई है। भोपाल से रविशपाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कानून पर सियासत की रिपोर्ट आप देख रहे थे, लेकिन अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश वालों के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जल्द ही स्कूल कॉलेज खोलने की तैयारी है। 23 नवंबर से खुलेंगे यूपी में उच्च शिक्षण संस्थान। 23 नवंबर से उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय खुल जाएंगे। तो जो उच्च शिक्षण संस्थान है, फिलहाल उन्हें खोला जा रहा है। यूपी के सभी जो डिग्री कॉलेज हैं वो 23 नवंबर से ही खुल जाएंगे। सरकार से सभी विश्वविद्यालयों को चिट्ठी जारी कर यह आदेश दिया है और हॉल और कमरे में 50% छात्रों को अनुमति होगी, यानी नए मापदंड के साथ कॉलेज खोलने की तैयारी। कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन सियासत में नाम में बहुत कुछ रखा है। और वैसे भी बीजेपी के रहते हुए सड़क से लेकर शहर तक के नाम बदले जा रहे हैं। अब जेएनयू का नाम बदलने की मांग सामने आई है। स्वामी विवेकानंद के नाम पर यूनिवर्सिटी का नाम हो। अनोखी अलबेली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी ने अलग अलग क्षेत्र में नाम रोशन करने वाले सितारे दिए, दिग्गज राजनेता दिए, स्कॉलर दिए, तो इसी कैंपस से कई आंदोलनकारी नेता भी निकले। दिल्ली के जेएनयू का अपना अंदाज है, अपनी संस्कृति है, लेकिन दक्षिण पंथियों को इस यूनिवर्सिटी का नाम अब रास नहीं आ रहा है। देश के पहले प्रधानमंत्री के नाम पर बनी इस यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की मांग उठने लगी है। बीजेपी महासचिव और कर्नाटक के पूर्व मंत्री सीटी रवि ने
केंद्र सरकार से मांग की है कि दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी रखा जाए। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, स्वामी विवेकानंद ही थे जिन्होंने भारत का विचार रखा। उनकी सोच और मूल्यों से मजबूत भारत का सपना साकार हुआ। ये सही होगा कि जेएनयू का नाम स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी किया जाए। अपने निर्माण के 50 साल बाद जेएनयू का नाम बदलने की मांग उठी तो सियासी घमासान छिड़ गया। भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेइज्जती करना, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की बेइज्जती करना। विवेकानंद बीजेपी के नहीं थे, विवेकानंद पूरे देश के थे, जवाहरलाल भी पूरे देश के थे। भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ बोलती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यह अकेला राजनीतिक दल है जो अपने पूर्वजों की मुखालफत करता है। विवेकानंद जी भारतीय आध्यात्म के आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया है, लेकिन विश्वविद्यालय का नाम बदले जाने के हम विरुद्ध हैं। 5 दिन पहले ही जेएनयू कैंपस में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति लगाई गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस मूर्ति का अनावरण किया था। मेरी कामना है कि जेएनयू में लगी स्वामी जी की ये प्रतिमा सभी को प्रेरित करे, ऊर्जा से भरे। ये प्रतिमा वो साहस दे, करेज दे, जिसे स्वामी विवेकानंद जी प्रत्येक व्यक्ति में देखना चाहते थे। जेएनयू देश के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक है। जेएनयू से पढ़े छात्रों ने देश विदेश में अपनी चमक बिखेरी, लेकिन पिछले कुछ सालों से जेएनयू बार बार विवादों में घिरता रहा है। यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने की कोशिशें भी हुई हैं। अब यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की मांग उठ रही है, इस पर विवाद तो तय ही है। आज तक ब्यूरो। अब बात कोरोना के बढ़ते हुए मामलों की, खास तौर पर राजधानी दिल्ली में परिस्थिति ऐसी हो गई है कि दिल्ली सरकार मिनी लॉकडाउन की बात कर रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर क्या सोचते हैं देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से हमारे सहयोगी अशोक सिंघल ने बात की। डॉक्टर साहब, दिल्ली में जो स्थिति बनी है, लगातार मौतें हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं आंकड़ा, और कोरोना के केसेस बढ़ते जा रही हैं, तो इसको निपटने के लिए क्या तैयारियां की गई है और क्या वजह है इसकी? देखिए, भारत सरकार तो पहले ही दिन से, आज 10 महीने से ऊपर हो गया, हम 11वें महीने में है। पहली मीटिंग 8 जनवरी को हुई थी स्वास्थ्य मंत्रालय में। तब से खाली दिल्ली नहीं, देश की सब सरकारों को सब प्रकार की गाइडलाइंस, सब प्रकार की मदद, सब प्रकार का इक्विपमेंट, जो जो कुछ आवश्यक है सब कुछ दे रहे हैं। अभी सौभाग्य से देश के अधिकांश स्टेट्स में जो केसेस हैं वो डिक्लाइन की तरफ है, लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली में पिछले कुछ समय से हम देख रहे थे कि लगातार केसेस की संख्या बढ़ रही है और एक एक दिन में 7-7, 8-8 हजार तक केसेस आ रहे थे। मौतों की संख्या भी थोड़ा ज्यादा हो रही थी। तो इसके कारण जैसे बीच में भी ये स्थिति आई थी 4-5 महीना पहले, तब भारत सरकार ने, वैसे तो हम लगातार जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसेस दिल्ली के साथ और सारे स्टेट्स के साथ, सबके साथ लगातार इस 10 महीने से करते आ रहे हैं, मंत्रियों के साथ भी करते आ रहे हैं। लेकिन 4-5 महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने गृह मंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्री को, दोनों को कहा कि आप दिल्ली के लोगों के साथ बैठ के और नए सिरे से स्ट्रैटेजी प्लान कराइए, उनकी मदद करिए। हम लोगों ने उनके लिए पिछले समय में 4-5 महीना पहले मीटिंगें की थी। आप जानते हैं कि गृह मंत्री जी ने स्वयं इनिशिएटिव लिया और फिर बहुत सारी चीजें उनको सहायता के रूप में दी गई, टेस्टिंग कैपेसिटीज से लेकर और जो होम टू होम सर्वेस थे, और उसका परिणाम भी देखने को मिला कि दिल्ली के अंदर स्थिति जो है वो कंट्रोल में आई, बेहतर हुई। लेकिन अभी क्यों बढ़ रहे हैं? लेकिन अभी जो फिर से केसेस जो लगातार बढ़ते आ रहे थे, इसके कारण दोबारा से जो है भारत सरकार को इसमें इंटरवीन करने की जरूरत पड़ी। और गृह मंत्री जी ने, आप जानते हैं कि पिछले सप्ताह के अंदर जो है स्वयं मीटिंग ली है अपने, वो होम मिनिस्ट्री में भी जो है और कई लेवल्स पर मीटिंग कर रहे हैं। और हमने दिल्ली सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं, उनकी सहायता करने के लिए जो जो हम कर सकते हैं वो चीजें सब हमने स्ट्रेंथन किए हैं। टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ाने की बात हो, जो आइसोलेशन के बेड्स बढ़ाने की बात हो, आईसीयू के बेड्स को बढ़ाने की बात हो, मोबाइल लैब्स को क्रिएट करने की बात हो,
गाइडलाइंस के अंदर और ज्यादा परिवर्तन करने की बात हो, या जो कुछ जहां जहां आवश्यक है वो सारे स्ट्रेंथन करने के लिए भारत सरकार ने गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग करके सभी संबंधित भारत सरकार के भी और दिल्ली सरकार के भी अधिकारियों को और वहां की सरकार को जो है निर्देश दिए। लेकिन वजह क्या मानते हैं? दिल्ली में इस ढंग से केसेस का बढ़ना, मौतों का आंकड़ा बढ़ना, कहाँ कमी रह गई? क्या वजह, क्या आपको लगता है कंट्रोल करने में या कुछ भांपने में स्थिति कमी रह गई है? इसके बारे में कुछ भी किसी को ब्लेम करना ये तो मैं उचित नहीं समझता, लेकिन ये सच्चाई है कि दिल्ली के अंदर जो है जब देश में केसेस का डिक्लाइन हो रहा था तो दिल्ली में केसेस जो है वो उनका सर्ज हो रहा था, और उस नाते ये प्रोएक्टिव इंटरवेंशन जो है ये आवश्यक था, वो भारत सरकार ने किया है। और हमारे को लोगों को ये बार बार कहना है, दिल्ली के लोगों को, कि बाकी सारी चीजें एक तरफ हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। किसी भी कीमत पर मास्क को मत भूलिए, 2 गज की दूरी को मत भूलिए, हाथों के सैनिटाइजेशन को, साबुन पानी से धोने को और रेस्पिरेटरी एटिकेट्स का ध्यान रखना, और जहां तक संभव हो भीड़ भाड़ के इलाकों को अवॉइड करिए। सब आंशिक लॉकडाउन की भी सिफारिश की है केजरीवाल ने, होम मिनिस्टर को भेजा है कि जहां जिन बाजारों में कोरोना के केसेस बढ़े हैं या बाकी जगह पे आंशिक लॉकडाउन के लिए। देखिए, अभी इसके बारे में मुझे कोई जानकारी भी नहीं है, और ये विषय जो है जब डिस्कशन के अंदर अगर कोई आएगा तभी कोई इसके बारे में कमेंट कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद सबसे जो आवश्यक है वो है ये प्रिकॉशंस। ये प्रिकॉशंस अगर नहीं किए और बाकी सब कुछ करते रहे तो भी शायद इतना लाभ नहीं होगा। तो लोगों से बार बार यही हाथ जोड़ के अपील है कि आप प्रॉपर प्रिकॉशंस को लेने में कोई कोताही ना करें। राजधानी दिल्ली में हर तरफ कोरोना को लेकर हाई तौबा मचा हुआ है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए कोरोना के मामले सबसे ज्यादा इस वक्त राजधानी में बढ़ रहे हैं। ये रिपोर्ट। दिल्ली में फिर से फैल रहा है कोरोना। दिल्ली में फिर से हो सकता है लॉकडाउन। दिल्ली में कोरोना ने उड़ाए सरकार के होश। दिल्ली के बाजारों की भीड़ खौफ पैदा कर रही है। दिल्ली में बाजार जाना खतरे से खाली नहीं। दिल्ली में कोरोना वायरस ने फिर से टेंशन बढ़ा दी है, और इस कदर बढ़ा दी है कि फिर से लॉकडाउन के बारे में सोचना पड़ रहा है। दिल्ली में भले ही लोग बेफिक्र घूम रहे हों, बाजारों में, सड़कों पर, बस्तियों में, मोहल्लों में, लेकिन याद रहे कि कोरोना भी उनके पीछे पीछे घूम रहा है, और ये वायरल कब, कैसे और कहां से आपको लग जाएगा इसका पता भी नहीं चलता। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे दिल्ली सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया में कोरोना कैपिटल के नाम से मशहूर हो रही है। दिल्ली में कोरोना ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि दिल्ली में आखिर फिर से लॉकडाउन की नौबत क्यों आन पड़ी है। दिल्ली में 10 नवंबर को 7,830 कोरोना के केस आए। 11 नवंबर को दिल्ली में 8,503 मामले आए, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 12 नवंबर को दिल्ली में 7,053 केस, 13 नवंबर को 7,802, 14 नवंबर को 7,340, 15 नवंबर को दिवाली के बाद ये ग्राफ धड़ाम से गिरा और कोरोना के 3,235 नए केस आए, जबकि 16 नवंबर को फिर से कोरोना के केस बढ़कर 3,797 पहुंच गए। लेकिन अगर जरूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाजार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाजार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। दिल्ली में एक तो त्योहार, ऊपर से प्रदूषण की मार, और इन दोनों के बीच तेजी से उछाल मारता कोरोना वायरस। अब दिल्ली में 12 नवंबर को कोरोना से होने वाली मौतों का भी रिकॉर्ड टूट गया। जी हां, महज 24 घंटे में
12 नवंबर को 104 मौतें हुई तो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों के कान खड़े हो गए। गृह मंत्री अमित शाह ने फौरन बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से कोरोना पर चिंतन मंथन किया। इस वक्त सारी सरकारें, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, सारी एजेंसीज, DRDO, ICMR, सब एम्स वगैरह सब लोग मिलके पूरी कोशिश कर रहे हैं, डबल एफर्ट्स कर रहे हैं अपने कोरोना की स्थिति को काबू पाने के लिए। तभी अरविंद केजरीवाल जी को याद आती है गृह मंत्री जी की, जब पानी सर से ऊपर जा चुका होता है। मई में भी याद आई थी जब हालत ऐसी हो गई थी कि लोगों के पास हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं थे, लोगों के पास कोई तरीका नहीं था कि कहां पर अपना इलाज कराएं। तब भी उनको गृह मंत्री जी की याद आई जब DRDO ने सबसे बड़ा कोविड सेंटर बनाया। और अब जब फिर पानी सर के ऊपर से गया तो फिर गृह मंत्री जी की याद आ गई। चलिए अब आपको बताते हैं कि नवंबर कैसे कोरोना दिल्ली वालों पर काल बनकर गुजरा है। इस नवंबर में हर घंटे 4 लोगों की मौत हो रही है। इस नवंबर में 15 दिन में ही 1103 लोग जान गंवा चुके हैं। अकेले रविवार यानी 15 नवंबर को 95 लोगों की कोरोना ने जान ले ली। एक दिन में मौत का ये तीसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। देखिए, लॉकडाउन अगर सॉल्यूशन होता तो जब लॉकडाउन लगाया गया था तब कहा गया था 21 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा सब कुछ और ये बीमारी हिंदुस्तान से चली जाएगी। तो कोरोना तो गया नहीं और लॉकडाउन को कई बार बढ़ाना भी पड़ा, उसके बावजूद भी खत्म नहीं हुआ। तो दुनिया भर में ऐसा लगता नहीं कि लॉकडाउन इज द सॉल्यूशन। देखिएगा, डेथ जो है वो 1% के आसपास चल रही है। जो एवरेज आप डेथ देखेंगे, जो नई डेथ है 1 है और जो टोटल ओवरऑल आज से स्टार्टिंग से लेकर आज तक है वो 1.57 के आसपास चल रही है। दिल्ली में कोरोना की ये तीसरी लहर है जो सबसे प्रचंड दिखाई दे रही है। आलम यह है कि पिछले 15 दिनों में दिल्ली में हर 2 दिन में औसतन 147 लोगों की जान गई है। और अभी के हालात दिल्ली के इस तरह से हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 3797 नए कोरोना केस आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 99 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,89,202 पहुंच गया है। दिल्ली में कोरोना से अब तक 7,713 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कुल एक्टिव केस 40,128 हैं। कोरोना फैलने की दर दिल्ली में 12.73% पहुंच गई है, जबकि दिल्ली में रिकवरी रेट यानी मरीजों के ठीक होने की दर 90.22% है और मृत्यु दर 1.58% है। कोरोना के मामले जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे दिल्ली अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। तीसरा वेव तो ये बताया गया है, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से ये भी स्पष्ट किया गया है कि इसका पीक अब गुजर चुका है। लेकिन लगभग 8,000 मामले दिल्ली ने एक दिन के भीतर देख लिया है। और दिल्ली का यह हश्र सिर्फ और सिर्फ लोगों की लापरवाही की वजह से हुआ है। कोरोना काल में लोगों को मिली छूट के चलते हुआ है और यही वजह है कि दिल्ली वालों पर फिर से लगाम लगाने की नौबत आ गई है। कुमार कुणाल और आशुतोष मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। सवाल यह है कि दिल्ली में कोरोना के इतने मामले क्यों फैल रहे हैं और आखिर किस वजह से इस तरह से ये बीमारी दिल्ली में फैल रही है। सड़कों को देखिए, बेधड़क बेखौफ बाजारों में लोग घूम रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी सड़कों पर निकले, बाजारों में पहुंचे, उनका रियलिटी चेक देखिए। लगता है दिल्ली में लोगों को कुछ ज्यादा ही छूट मिल गई थी और खुली छूट में कोरोना भी खुला घूमने लगा। और नतीजा, दिल्ली में हालात फिर से बदतर हो रही हैं। ऐसे में दिल्ली की लॉकडाउन वाली पुरानी तस्वीरें ज़हन में तैरने लगी हैं। अभी तो केजरीवाल चेतावनी दे रहे हैं कि दिल्ली में हालात नहीं संभले तो बाजारों में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। डर तो ये भी है कि कहीं दिल्ली में मार्च, अप्रैल, मई और जून वाला लॉकडाउन न देखना पड़ जाए। चलिए अब देश की राजधानी दिल्ली के बाजारों का रियलिटी चेक करते हैं। आखिर दिल्ली में कोरोना क्यों और कैसे फैल रहा है। आज तक की टीम जब दिल्ली के अलग अलग बाजारों में पहुंची तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी। ये करोल बाग का इलाका मध्य दिल्ली में सबसे बड़े बाजारों में से एक है। त्योहारी सीजन लगभग खत्म हुआ है, बावजूद उसके बाजारों में जो भीड़ है वो कम नहीं है। और इसीलिए जो मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग नियमों
को तोड़ा जाता है, लोग मास्क पहनने में आनाकानी बरतते हैं, तो ऐसे में इस तत्काल इस संक्रमण के खतरे को रोकने के लिए जरूरत पड़ सकती है कि बाजारों को टेम्पररी बंद किया जाए, यानी पार्शियल लॉकडाउन बाजारों में फिर से लग सकता है। प्रपोजल केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। हाँ भैया, मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है? मास्क है कहाँ? यहाँ रहता है। सांस कहाँ से लेते हो? थोड़ा बात करने में लग गया। बात करने में मास्क उतार दोगे? सॉरी, डर नहीं लगता? सॉरी सर, नहीं लगा रखा था बस। कोरोना खत्म हो गया है? नहीं जी। हाँ? सर अभी मैंने उतारा है सर। ब्रीदिंग कहाँ से करते हैं? गले से? नो सर। डर नहीं लग रहा आपको कोविड सर? जस्ट अभी जूस खोलने के लिए। हाँ, बट ये पता है ना आपको, बाजार में है, आपके आसपास भीड़ भाड़ है, कोविड बढ़ रहा है, डर नहीं लगता आपको? सर डर तो लगता है सर, अब क्या करें, अब प्यास लग जाए तो पानी तो पीएंगे, प्यास से रहेंगे। ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, बाजार में बहुत भीड़ है। हाँ जी सर, थैंक यू। अब करोल बाग मार्केट के इस हिस्से को भी देखिए। तस्वीरों को देखकर ही लगता है कि लोग कोरोना को खुद दावत दे रहे हैं। आज तक के रिपोर्टर अरविंद ओझा ने लोगों से जाना कि क्या दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लगना चाहिए। केजरीवाल कह रहे हैं कि मार्केट दुकान बंद होंगे, क्या आपको लगता है बंद होना चाहिए? बंद होने से तो नुकसान होगा लोगों को। बंद नहीं होना चाहिए? बंद नहीं होना चाहिए। वैसे तो उपाय क्या है आपकी समझ से? आपने मार्केट में अब ये तो है ना, लोगों को ही सोचना चाहिए ना कि क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये अब कितना लोग करेंगे उनके साथ इतना। दुकानदार भी हम उनसे बात करते हैं, क्या फिर से दुकानें बंद होनी चाहिए सर? सर नहीं, दुकान बंद नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। नहीं, लेकिन यहाँ तो काफी भीड़ भाड़ है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, मास्क तो आपने भी नहीं लगाया। नहीं सर, मास्क लगा रखा, मैं अभी बात कर रहा था आपसे, अदरवाइज ठीक है। इतनी भी भीड़ भाड़ इतनी नहीं है, ऐसा दिख रहा, लग रहा है ऐसे। अच्छा, आप यहाँ पर आइए, आप ड्यूटी पे यहाँ पे तैनात रहती है ना, क्या देख पा रही है? तो भीड़ लग रही है, लोग सुनते नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं सुनते, किसी को ये इस चीज का डर है ही नहीं। सबके मन से डर निकल गया है कि होना है, जो होना है वो तो वक्त के साथ है, किस्मत के साथ है, सबने ये सोच लिया है। आपने करोल बाग का हाल देखा, अब चांदनी चौक की तस्वीर भी देख लीजिए। देश भर में ये बाजार मशहूर है, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे कोरोना जैसी कोई बीमारी ही नहीं है। में कोरोना संक्रमण इन दिनों तेजी से फैल रहा है, लोग उतनी ही तेजी से लापरवाही भी दिल्ली में कर रहे हैं। मैं इस वक्त चांदनी चौक की उस मार्केट में मौजूद हूं, जहां आपको दिखाना चाहेंगे कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का किसी भी तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहां दुकानों में सामान खरीदने के लिए एक ही जगह इकट्ठे हो जा रहे हैं। ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो कि यहां आप सड़क पर देख रहे हैं कि कितनी तेजी से पहुंच रहे हैं और मास्क भी अपने चेहरे पर नहीं लगाते हैं। आज तक ने देश की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट गांधीनगर का रुख किया, यहाँ भी वही हाल। कोरोना से बेखौफ लोग बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं और कोरोना अपना काम कर रहा है। बाजार तो खिले हैं, लेकिन वहाँ पर जो नियम का पालन होना चाहिए उस तरीके से नहीं है। वहाँ पर भीड़ भाड़ भी ज्यादा है, लोगों में जागरूकता की भी कमी है। कई लोग जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, आप बिना मास्क लगाए हुए चल रहे हैं, क्यों? काम करते हैं, सफाई का ही काम करते हैं। आपको भी मास्क लगाने की जरूरत है, लगता है? हाँ लगता है। तो क्यों नहीं पहना है आपने? पहने से सांस चढ़ जाता, नहीं तो चढ़ जाता इसलिए। दिल्ली के इन्हीं बाजारों ने केजरीवाल और केंद्र सरकार दोनों की नींद उड़ा दी है। अब न सिर्फ दिल्ली सरकार बाजारों में लॉकडाउन की बात कर रही है, बल्कि कहीं भी भीड़ इकट्ठा न हो, इसके लिए उपाय किए जा रहे हैं। दिल्ली में अब शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत होगी। बीते दिनों में कोरोना के हालात सुधरने के बाद 50 से ये संख्या बढ़ाकर 200 कर दी गई थी। आज निर्णय लिया गया है कि 200 से वापस 50 लोगों को, शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे। जिस तेजी से कोरोना फैल रहा है, उसको देखकर नीति आयोग भी परेशान है। आयोग आशंका जता रहा है कि दिल्ली में कोविड संक्रमित लोगों की जो संख्या प्रति 10,361 है, वो 500 तक जा सकती है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली कोरोना के मामलों में सिर्फ देश में ही कोरोना कैपिटल नंबर 1 नहीं बन गई है, बल्कि पूरे विश्व में नंबर 1 शहर है कोरोना के मामलों में। चाहे वो न्यूयॉर्क हो अमेरिका का, ब्राजील का साओ पोलो, सबको पीछे छोड़ दिया है कोरोना के मामलों में। दिल्ली सरकार कह रही है कि राजधानी में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है और वो अपने चरम पर है। लेकिन दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर इतनी घातक होगी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा।
जी हाँ, दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम्स एंड इंजीनियरिंग ने दुनिया के सभी देशों का डेटा इकट्ठा किया जो कोविड-19 केसों को रिपोर्ट कर रहे हैं। आज तक की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने इन देशों के उपलब्ध डेटा का विश्लेषण किया तो सामने आया कि इस महीने की शुरुआत से कई दिन तक दिल्ली के रोजाना कोविड आंकड़ों की स्थिति काफी चिंता वाली है। ये आंकड़े दुनिया भर में किसी भी शहर की ओर से देखे गए सबसे बुरे 10 दिनों के आंकड़ों में शामिल हैं। रोजाना नए केसों के ऊंचे आंकड़ों वाले दिनों की बात की जाए तो ब्राजील का साओ पाउलो शहर ही दिल्ली के करीब टिकता है। अगस्त के महीने में तेज बढ़ोतरी के दौरान साओ पाउलो ने ये दिन देखे थे। न्यूयॉर्क ने अप्रैल के महीने में तेज बढ़ोतरी के दौरान ऐसे कई दिन देखे जब 5000 से अधिक केस रिपोर्ट हुए, लेकिन 11 नवंबर को दिल्ली ने जो 8593 नए केस देखे उतने दुनिया के किसी भी और शहर ने एक दिन में नहीं देखे। नवंबर महीने में 10 दिन दिल्ली के लिए काफी खराब रहे। कोरोना का वायरस दिल्ली के लिए बेकाबू हो गया। अगर आप एक हफ्ते का कोरोना का औसत देखें तो दुनिया में तीसरे नंबर का शहर साओ पाउलो है, जहां एक हफ्ते के अंदर कोरोना मरीजों का रोजाना औसत जून के महीने में 3217 तक पहुंचा। दूसरे नंबर पर मार्च के महीने में न्यूयॉर्क रहा, जहां हफ्ते का कोरोना का औसत 5291 था। लेकिन पहले नंबर पर दिल्ली है, जहां नवंबर के महीने में कोरोना मरीजों की संख्या का 7 दिन का औसत 7342 रहा है। दिल्ली दुनिया की तुलना में मौत के आंकड़ों पर राहत की सांस ले सकती है, लेकिन इस पर कतई गुमान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना जानलेवा है और इससे सावधानी बेहद जरूरी है। आज तक ब्यूरो। और अब कोरोना पर सबसे बड़ी खबर जिसका इंतजार था। जी हाँ, वैक्सीन आ गई है। अमेरिका की 2 बड़ी कंपनियों ने वैक्सीन बाजार में उतारने का ऐलान कर दिया है। साल 2020 में जहां कोरोना ने पूरी दुनिया को डराया और देश की राजधानी दिल्ली अब भी कोरोना से दहशत खा रही है, ऐसे में अगले साल यानी 2021 में कोरोना को लेकर एक राहत की खबर आ रही है। जी हां, अमेरिका की 2 बड़ी दवाई कंपनियों ने कोरोना की प्रभावी वैक्सीन बनाने का दावा किया है। मॉडर्ना और फाइजर, इन दोनों की वैक्सीन अगले साल तक बाजार में आ सकती हैं, लेकिन ये कितनी असरदार होंगी अब इस पर भी नजर डालते हैं। मॉडर्ना का दावा है कि उसकी वैक्सीन mRNA 1273 94.4% असरदार है। वहीं फाइजर का दावा है कि क्लिनिकल ट्रायल में 90% वॉलंटियर्स पर वैक्सीन कारगर साबित हुई है। मॉडर्ना ने 30,000 लोगों पर किए परीक्षण में ये डेटा दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। Really important milestone in the fight against the pandemic because it demonstrates that our vaccine, mRNA 1273, is able to prevent COVID-19 disease, including severe disease in people who've received it. It's really just a milestone, though. We have a lot of work ahead of us. Knowing the vaccine is going to be effective is great news, but we still need to complete the regulatory process, which involves completing the study and generating more data, even some follow-up and safety data. And then, of course, we need to get busy manufacturing. जी, आप तक या आपके आसपास वैक्सीन को पहुंचाने से पहले मॉडर्ना को बहुत सी प्रक्रियाओं से गुजरना है, लेकिन कंपनी को भरोसा है कि ये सब शीघ्र ही संपन्न कर लिया जाएगा। इस साल के आखिर तक इस कंपनी की वैक्सीन बाजार में आ जाएगी। We hope to have about 20 million doses of the vaccine by the end of this year, by the end of the calendar year. And we're looking forward to making about 500 million to 1 billion doses next year. But that is going to be a 24/7 operation. हम आपको बता दें कि -20 डिग्री टेम्परेचर पर ये वैक्सीन 6 महीने तक प्रभावी रहेगी। घरों में रखे जाने वाले फ्रीजर में 1 महीने और रूम टेम्परेचर पर 12 घंटे असरदार रहेगी। उधर फाइजर ने अमेरिका के 4 प्रांतों में अपनी वैक्सीन का पायलट डिलीवरी प्रोग्राम शुरू भी कर दिया है, लेकिन इस कंपनी की वैक्सीन के साथ शर्त यह है कि -70 डिग्री सेंटीग्रेड वाले इक्विपमेंट्स में रखकर ही इसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। इससे कम टेम्परेचर पर ये वैक्सीन अपना असर खो देगी। हम आपको बता दें कि कई वैक्सीन -80 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिलीवर की जाती हैं, इसलिए कंपनी अपनी वैक्सीन को लेकर हद से ज्यादा उत्साहित है। आज तक ब्यूरो।
तो इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।